अस्सलामुअलैकुम, दिस इज राबिया शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन हेल्थ टॉक। व्यूअर्स, आजकल लोग सिर्फ ग्लोई स्किन नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट फेस भी चाहते हैं, वो भी बिना सर्जरी के। नॉन सर्जिकल एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जैसे फिलर्स, HIFU और फैटनिंग प्रोसीजर जैसे ट्रीटमेंट्स ने ब्यूटी इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये ट्रीटमेंट सेफ हैं, इफेक्टिव हैं और क्या ये ट्रीटमेंट्स हर स्किन के लिए इफेक्टिव हैं? आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर इरफा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरफा, वेलकम टू हेल्थ टॉक। डॉक्टर इरफा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, तो फैट रिडक्शन के कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो एस्थेटिक क्लिनिक्स पर अपनाए जाते हैं या यूटिलाइज किए जाते हैं? जी, बेसिकली बहुत ज़्यादा फैट के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि हमें विदाउट सर्जरी, विदाउट एनी ऑपरेशन या इस तरह से हमें लाइपोसक्शन के बगैर हमें फैट रिडक्शन चाहिए। मोस्टली गर्ल्स का ये इशू है कि आजकल उनको डबल चिन का है, हाँ। फिर बैली फैट है, तो इस तरह से है। तो हम इसमें सबसे पहले तो फैट इंजेक्शंस भी यूज़ करते हैं, फैट ड्रिप्स भी हैं, ठीक है। इसके साथ मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हम ऐड करते हैं। लेकिन जो फैट ड्रिप्स हैं और फैट इंजेक्शंस हैं, इनके मल्टीपल सेशंस के साथ पेशेंट्स को रिजल्ट मिलता है, बट इट्स इफेक्टिव। फैट इंजेक्शंस में आजकल आपने सुना होगा ओज़ेम्पिक नाम का एक इंजेक्शन है, बहुत ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट हुई है। बेसिकली वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है, वो उसकी शुगर को कंट्रोल करता है। आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है ओज़ेम्पिक इंजेक्शन की। ओज़ेम्पिक जो है बेसिकली वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स जो है उनके लिए यूज किया जाता है। उसमें शुगर को वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन रिसेंट उसको जो यूज किया जा रहा है वो एज अ वेट लॉस में यूज किया जा रहा है। डॉक्टर इरफा, अभी आपने बात की ओज़ेम्पिक की, हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखे हैं, नॉट इवन इन पाकिस्तान बल्कि बॉलीवुड में भी, जैसे करण जौहर हैं, बादशाह हैं, कपिल शर्मा हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मुझे लगता है कि हमारे जो बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने भी ओज़ेम्पिक यूज किया। बेसिकली काफी एक्ट्रेस और फेमस पर्सनालिटीज इसको यूज करती हैं, ठीक है। बेसिकली क्योंकि सबके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो जिम को कंटिन्यू कर सकेंगे, डाइट्स करें, तो ये है कि इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है विद इन सेशंस में, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ फिर भी आपको जो है ना डाइट भी मेंटेन रखनी है, एक्सरसाइज भी ऐसा इस तरह से नहीं कि जिस तरह से पहले आपको पूरा जिम के थ्रू अपनी डाइट को मेंटेन करना या वेट लॉस करना, लेकिन ओज़ेम्पिक के साथ साथ भी आपने इसको मेंटेन जरूर करना है। ओज़ेम्पिक की जब हाइप बनी थी तो सुनने में ये भी आ रहा था कि इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको अभी तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन आप यूज करने के कुछ अरसे बाद। बेसिकली मैंने आपको बताया कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा टाइप 1 वाले भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। थायराइड पेशेंट्स जो हैं, या आप अपने जनरल फिजिशियन से सबसे पहले कंसल्ट करवा कर फिर आप डॉक्टर से, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, फिर उनके साथ अपनी हिस्ट्री शेयर करें उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज इट्स सेफ फॉर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है, क्योंकि वो उनके शुगर को कंट्रोल करने के लिए होता है। लेकिन अब रिसेंट इसको यूज किया जा रहा है कि फॉर वेट लॉस, डबल चिन के लिए यूज किया जा रहा है, इसको फुल बॉडी के लिए यूज किया जा रहा है। बेसिकली हमारे क्लिनिक्स पे स्लिमिंग ड्रिप्स के लिए भी पेशेंट्स आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हम ड्रिप लगाते हैं IV के थ्रू और वो पूरी बॉडी को मेंटेन करता है। ओवरऑल वेट लॉस करती है, कोई स्पेसिफिक पार्ट से नहीं करती। बेसिकली आप ड्रिप्स में लें या अगर आपने किसी स्पेसिफिक एरिया का करवाना है तो फिर उस पे हम स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करते हैं। जैसे डबल चिन है तो उसके लिए हम सिर्फ डबल चिन पे फैट इंजेक्शन को स्पेसिफिक एरिया पे टारगेट कर लेते हैं ताकि वो विद इन सेशंस में जो एरिया है उसको कवर कर लें। ओके, अच्छा, जो फैटनिंग प्रोसीजर्स हैं आपके क्लिनिक में लड़कियां आती होंगी, खवातीन आती होंगी, बिल्कुल, तो वो किस टाइप के प्रोसीजर ज्यादा प्रेफर करती हैं? डबल चिन है, समटाइम्स आर्म फैट होता है, लेग्स है, थाई फैट है, बेली फैट है, तो किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? बेसिकली जो हमारे पास ज्यादातर क्लाइंटेज है वो डबल चिन की है, क्योंकि फेस जो ऐसा कि सबसे पहले आपके फेस अपीयरेंस होती है उससे सही है, तो लोगों को आजकल लड़कियों को ज्यादातर है कि जॉ लाइन इनहैंस हो। फीमेल्स के साथ साथ हमारे पास मेल क्लाइंटेज भी बहुत है जो कहते हैं कि हमारी जॉ लाइन इनहैंस हो। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि हमारी जॉ लाइन जो है बिल्कुल इनहैंस हो, बिल्कुल। तो डबल चिन के जो है वो बहुत ज्यादा क्लाइंटेज है, क्योंकि फीमेल भी मेल्स भी, और बेली फैट की तरफ भी अब लोग आ रहे हैं, क्योंकि बेली फैट भी वो चीज है जो स्टब बॉर्न फैट होता है। तो इसीलिए क्या कि लोग कहते हैं कि हम ओज़ेम्पिक यूज कर लें या फैट इंजेक्शन यूज कर लें। बेसिकली ये L-कार्टिनाइन इंजेक्शंस होते हैं, तो इसीलिए पेशेंट्स इसको यूज करते हैं कि ताकि हमें विद इन सेशंस में, विद इन मंथ्स में रिजल्ट मिले। जो हम ओज़ेम्पिक के ड्रिप्स यूज करते हैं वो हम वीक में 1 टाइम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप आएं और वीक में 1 बार एक बार। अच्छा, अभी मैंने नाम लिया था फिलर्स का, HIFU ट्रीटमेंट और फैटनिंग प्रोसीजर्स जो हैं, तो ये सबसे पहले मैं चाहूंगी आप ये बताएं कि फिलर्स क्या है, HIFU क्या है और फैटनिंग प्रोसीजर्स क्या है, ये तीनों कैसे डिफरेंट है? बेसिकली जो HIFU है वो है हाइफू है, ठीक है, वो हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को, जैसे हमने फैट इंजेक्शन का एक डबल चिन पे लगा दिया, ठीक है, तो उसके साथ हम मल्टीपल, मैंने आपको कहा, ट्रीटमेंट्स देते हैं, जैसे कि हाइफू देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक एरिया पे हमारे पास मशीन
मशीन है हाइफू, वो क्या होता है कि फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, जो टारगेट है, जो एरिया है, उस पे हम अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज लगाते हैं, तो वो क्या होता है कि विद इन मंथ्स में, विद इन डेज में इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो क्या होता है कि वो एरिया थोड़ा स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है और वो टाइटनिंग हो जाता है, जो फैट के इंजेक्शन के रिजल्ट्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं और ज्यादा वास्ट हो जाते हैं, जल्दी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या कि स्किन टाइटनिंग भी इससे आपकी होगी और ये डेप्थ तक जाके काम करती है, ठीक है। ये क्योंकि फोकस्ड अल्ट्रासाउंड होती है तो ये डेप्थ तक जाके जितने भी स्किन के मसल्स और ये उनको कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्ट्रेच करती है और ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देती है हाइफू जो है। ओके, तो जो फिलर्स हैं, फिलर्स और बोटॉक्स वगैरह में, इनके बारे में सुना है कि अगर आप फिलर्स या बोटॉक्स लेते हैं तो आपके एक्सप्रेशंस डेड हो जाते हैं, आपको एक्सप्रेशन दे ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्या कहते हैं, आप देखें जैसे कि 45 से अबव हो जाती हैं, पेरेंट्स हो जाते हैं, मदर्स हो जाती हैं, उनके क्रॉसफिट्स पे यहाँ पे लाइंस आना शुरू हो जाती हैं या आईब्रोज बहुत ज्यादा सैग करना शुरू हो जाती है। तो वो क्या होता है कि वो पेरेंट्स का ये है एंटी एजिंग है। मदर्स जो है हमारी, वो क्या कहते हैं, स्किन केयर रूटीन इतने अच्छे से फॉलो नहीं करते, सनब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या होता है ये एंटी एजिंग के साइंस हैं। अब मेल पैटर्न में भी बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो गया क्योंकि मेल्स को भी क्या है एंटी एजिंग से बचना है। तो वो क्या होता है कि क्या कहते हैं, स्किन सैग करना स्टार्ट कर देती है विद इन एज के साथ। अगर आपकी स्किन केयर रूटीन अच्छी नहीं है तो क्या होता है, स्किन सैग करना स्टार्ट कर देती है, वो लाइंस रिंकल्स आना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम बोटॉक्स जो है या क्रॉसफिट्स पे लगा देते हैं, फॉरहेड पे लगा देते हैं कि कुछ लोग के फॉरहेड पे बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं, तो उस पे के लिए हम बोटॉक्स यूज करते हैं। तो सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में क्या डिफरेंस है? बेसिकली सर्जिकल जो है उसमें आपको क्या कहते हैं, ये कोई भी एक माइनर सा इंजेक्शन, और ये जो दूसरे एस्थेटिक प्रोसीजर है, ये हाइफू है, ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं। इसमें हम इंजेक्शन और इनका यूज नहीं करते, मशीन्स के थ्रू हम इसमें काम करते हैं, इसलिए इसको नॉन इन्वेसिव, हाइफू, आरएफ, ये सारे फेस टाइटनिंग के या बॉडी टाइटनिंग के प्रोसीजर्स हैं जो कि नॉन इन्वेसिव है। इसमें बिल्कुल माइनर सी या लाइट सी पेन होती है, वो भी आप पेशेंट पर डिपेंड करता है, कुछ पेशेंट्स को फील होती है, कुछ को वो भी नहीं होती। अच्छा, ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, कितना अरसा मतलब आपकी स्किन जो है वो वैसे ही रहेगी ट्रीटमेंट करवाने के बाद? अच्छा रबे, ये डिफरेंट स्किन टू स्किन वेरी करता है। ऐसे है कि कुछ पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट करते हैं, उनका 1.5 ईयर भी टाइम स्टे कर जाता है, और कुछ का क्या होता है 8 and 9 months में रिमूव हो जाता है। ये आफ्टर केयर, ट्रीटमेंट के बाद केयर पे डिपेंड करता है कि आपने ट्रीटमेंट करवाया, उसकी अच्छी तरह से कितने प्रिकॉशंस किए हैं, केयर किए हैं, और आपकी स्किन ट्रीटमेंट के साथ कितना अच्छा कोऑपरेट कर रही है। तो ये हर डिफरेंट स्किन पे मैटर करता है। बाकी सब ट्रीटमेंट्स के डिफरेंट टाइम एक्सटेंशन है कि वो कितना टाइम स्टे करती है। अच्छा, आपने अभी बताया कि ये टाइप डिफरेंट होती है हर किसी की स्किन की, तो एक इंसान को कैसे पता लग सकता है कि वो मतलब ये प्रोसीजर करवा सकता है? क्या प्रोसेस है? देखिए, अगर आपका फैट है, अगर आप फैट से रिलेटेड बात करें कि डबल चिन है और वो उससे कंट्रोल नहीं हो रही एक्सरसाइज से भी, तो वो करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे हम किसी पेशेंट को 3 to 4 सेशंस में कंप्लीट कर देते हैं कि उनको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स को वो 3 to 4 सेशन में रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो फिर हम उसको थोड़ा स्टे, मतलब थोड़ा लॉन्गर कर देते हैं कि चलो इसको 4 to 5 में आ जाएगा या 5 to 6 में आ जाएगा। वो फिर पेशेंट्स के रिजल्ट्स पर मैटर करता है, हर सेशन में पेशेंट को कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को सेशंस देते हैं। अदरवाइज नॉर्मली 3 to 6 या 3 to 5 में इतने में पेशेंट्स को रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है या एक यंग एक खातून है, फॉर एग्जांपल 16 to 17 इयर्स की, अगर वो कोई प्रोसीजर लेती हैं फैट रिडक्शन का, डबल चिन के लिए, बेसिकली तो इतनी यंग एज में हम प्रोसीजर्स करते नहीं करते। तो मेरा ये सवाल यही था कि क्या एज स्पेसिफिक है? 18 अबव हम ये प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे कि फैट रिडक्शन 22 और 23 इयर्स में। अभी तो इस एज में ग्रोइंग हो रही होती है, तो वो डाइट का भी इतना अच्छे से नहीं होता, जंक फूड बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं बच्चियां, तो इसी वजह से क्या होता है कि डबल चिन हो जाती है, बेली फैट हो जाता है। अगर उसको मेंटेन विद इन डेज में कर ले तो वो गुड है। अगर आप 25-26 में भी जाके मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि हमें इंजेक्शंस लगा दें या स्लिमिंग ड्रिप्स लगा दें फुल बॉडी के लिए। अगर फुल बॉडी करवाने तो फिर हम स्लिमिंग ड्रिप्स रिकमेंड करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक एरिया तो फिर हम इंजेक्शन उस एरिया को टारगेट करते हैं। अच्छा, ये जो सारे फैटनिंग प्रोसीजर्स हैं, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, या कोई डैमेज होता है आपकी बॉडी पे? बेसिकली अगर आपके हिस्ट्री क्लियर है, आपको थायराइड का कोई इशू नहीं है, जिस तरह मैंने आपको पहले बात की, आपको डायबिटिक कोई इशू नहीं है, तो उसमें आप इट्स सेफ है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आप जनरल फिजिशियन से या कोई अपने जो हम पेशेंट्स को टेस्ट रेकमेंड करते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हो, फिर हम पेशेंट्स को ड्रिप्स लगाते हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल सेटिंग से लगा रहे हैं, इट्स नॉट साइड इफेक्ट। अगर आप किसी भी नॉन प्रोफेशनल क्लिनिक से लगवा रहे हैं तो उसमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सारे ट्रीटमेंट से पहले कोई टेस्ट होता है? हाँ जी, हम जनरल फिजिशियन से पेशेंट्स को कहते हैं कि अपना पूरा एग्जामिन करवा कर आए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप डायबिटिक
टाइप 1 पेशेंट है तो फिर हम स्लिमिंग ड्रिप्स या स्लिमिंग इंजेक्शंस रेकमेंड नहीं करते। टाइप 2 में हम ओज़ेम्पिक इंजेक्शंस भी यूज कर सकते हैं, इट्स सेफ है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि शुगर कंट्रोल करने के लिए टाइप 2 में, ठीक है, लेकिन अब रिसेंट इसको वेट लॉस के लिए यूज किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर इरफा, सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद की क्या प्रिकॉशंस हैं? अच्छा, ये प्रिकॉशंस ये हैं कि आपने अपनी सबसे पहले तो डाइट मेंटेन करनी है, ठीक है, अपना डॉक्टर के साथ फॉलोअप जरूर अटैच करना है कि विद इन डेज बाद कि आपने उसको फॉलो बैक लाजमी देना है कि मैंने ट्रीटमेंट 15 डेज बिफोर या 1 वीक बिफोर लिया था, मेरी ये कंडीशन है। सेकेंडली ये कि आपने डाइट मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज मेंटेन करनी है, ठीक है, उसके लिए ये क्या मस्ट है बिल्कुल कि उस तरह से नहीं कि जिस तरह आप पहले अगर इंजेक्शन और उनसे पहले करते थे, लेकिन इसके साथ भी उसको मेंटेन करने के लिए ये चीजें बहुत कंपल्सरी हैं। डाइट में क्या क्या लेना चाहिए? डाइट में हम इसमें पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं सबसे पहले तो जंक फूड से अवॉइड करवाते हैं, ठीक है, रात देर तक नहीं खाना, ठीक है, मीठे से अवॉइड करवाते हैं, इससे ये सब कुछ माइनर्स, और उसके बाद हम हेल्दी उनको डाइट की तरफ रेकमेंड करते हैं, वेजिटेबल रेकमेंड करते हैं और कुछ बीटरूट वगैरह ऐड करते हैं कि स्किन ग्लोइंग हो आपकी, तो इस तरह से उनको पेशेंट को एक प्लानर के थ्रू लेकर चलते हैं। कोई सप्लीमेंट्स भी रेकमेंड किए जाते हैं? हाँ जी, इसके साथ हम सप्लीमेंट्स भी ऐड करते हैं और शॉर्ट्स ड्रिंक्स भी हैं हमारे पास वेट लॉस करने के लिए, तो हम वो भी रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने ड्रिप्स नहीं लेनी है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए तो आप साथ साथ ये भी ले सकें, लेकिन वो हम प्रॉपर एक टेस्ट और एक गाइडलाइन के साथ पेशेंट्स को लेकर चलते हैं कि क्या कहते हैं कोई ओवरडोज नहीं करना होता पेशेंट्स को। बेसिकली स्किन केयर क्या होती है इसके बाद? स्किन केयर ये होती है कि आपने कोई सीरम्स हैं, मॉइस्चराइजर बिल्कुल ऐसे ही है, और साथ साथ ये कि पेशेंट ने सन ब्लॉक बहुत ज्यादा यूज करना है, हर 4 घंटे के बाद उसको रीअप्लाई करना है, सन एक्सपोजर जब भी करना, हाँ जी घर पे भी, क्योंकि ये जो लाइट्स हैं इनके रेडिएशंस भी स्किन पे पड़ती हैं, तो स्किन पे एक प्रोटेक्शन लेयर होना बहुत जरूरी है कि आपको कोई भी रेडिएशन, कोई भी जर्म्स, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रोटीन रिच और कोलेजन रिच जो डाइट्स हैं वो कितनी बेनिफिशियल होती हैं? अगर आपकी डाइट मेंटेन नहीं है और आप 30 अबव हैं, आप हाउसवाइफ भी हैं, वर्क गोइंग भी हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि ताकि आपके बॉडी में कोलेजन बूस्ट होना शुरू हो जाए। बेसिकली डाइट हम उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को जरूरत होती है, इसीलिए अब ये सप्लीमेंट्स और ये शॉर्ट्स, ये ड्रिंक्स आ गई हैं, तो पेशेंट्स इजीली वो ले लेते हैं। उसका एक प्रॉपर कोर्स होता है, पेशेंट को गाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। जो है वो अपनी स्किन में नेचुरली कैसे ला सकता है? आप हेल्दी डाइट लें, ठीक है, पाए जो होते हैं उसमें बहुत अच्छा कोलेजन होता है। लड़कियां तो आजकल के बिल्कुल नहीं खाती, इसीलिए तो है कि वो विद इन 25 में ही जाके उनके बहुत ज्यादा एंटी एजिंग के प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं, और इतनी जल्दी वो डॉक्टर से कंसल्ट कराना शुरू कर देती है कि हमारे ये प्रोसीजर्स हैं या हमारे ये कंसर्न्स हैं। तो बेसिकली डाइट पे ही ये सब डिपेंड करता है। डाइट अच्छी नहीं है तो, और स्किन केयर रूटीन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो पेशेंट्स जो हैं डॉक्टर्स के पास जल्दी जो है विद इन एज से पहले जो है वो उनको कंसल्ट करना पड़ जाता है। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं क्या ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए या ब्रेस्ट फीडिंग जो करती हैं खवातीन उनके लिए रिकमेंडेड है? बेसिकली हम इसमें अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में भी, और आफ्टर प्रेगनेंसी में भी कुछ प्रोसीजर्स हम अवॉइड करते हैं कि वो नहीं ले सकती। प्रेगनेंसी में तो हम सारे प्रोसीजर्स ही पेशेंट से अवॉइड करते हैं कि वो मत लें, और ये स्पेशली ये फैट वाले और इस तरह के कोई भी प्रोसीजर्स, क्योंकि हर मशीन में भी रेडिएशन होनी है तो हम उससे अवॉइड करते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है तो हम प्रेगनेंसी वुमेन्स को अवॉइड करवाते हैं कि आप ये कोई भी प्रोसीजर्स ना लें और कोई भी रेटिनॉल प्रोडक्ट्स जो है स्किन केयर में ऐड ना करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा डॉक्टर इरफा, इस तरह के बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, अब जैसे कि हम अक्सर मैं अपने शो में बात करती हूँ कि हर दूसरा घर छोड़ के कोई ना कोई क्लिनिक खुला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग जाते हैं, ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं, फिलर्स, बोटॉक्स वगैरह करवा लेते हैं, लेकिन उनकी स्किन जो है वो रिएक्ट कर जाती है। बिल्कुल। और फिर जो क्लिनिक वाले हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो ऐसे में आप क्या गाइड करेंगी हमारी ऑडियंस को कि किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, राइट डॉक्टर कैसे चूज करना चाहिए और किस तरह से पहले रिसर्च करनी चाहिए? बिल्कुल, आप जब भी कोई ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं पहले उसके बारे में सारी नॉलेज लें, ताकि आपको कोई भी कंसल्ट करते हैं, कोई भी गाइड करता है तो आपके पास पहले उस प्रोसीजर के बारे में खुद नॉलेज हो। ठीक है। सेकेंडली ये कि क्या कहते हैं, आपसे हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हम उनसे पहले कंसर्ट फॉर्म फिल करवाते हैं। पेशेंट डिमांड पे अगर कोई प्रोसीजर हो, जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप, अक्सर पेशेंट्स हैं यूट्यूब से और सोशल मीडिया से प्रोसीजर्स देख के आ जाते हैं कि हम नहीं करवाने, लेकिन जब हम कंसर्न करते हैं उनको कहते हैं कि आपको इस प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेशेंट अपनी डिमांड पे प्रोसीजर्स करवाना चाहिए तो हम कंसेंट फॉर्म फिल करवाते हैं पेशेंट से, उस पर सिग्नेचर्स देते हैं कि आपकी डिमांड
टाइम पे हम ये पेशेंट करें, अदरवाइज आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, इन केस पेशेंट को अगर वो प्रोसीजर की जरूरत हो तो फिर उसको प्रॉपर गाइड करते हैं, उसको बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज पेशेंट को पहले हम गाइड करते हैं कि इसके बाद ये प्रिकॉशंस हैं और ट्रीटमेंट से आफ्टर केयर क्या है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। ये बहुत डिपेंड करता है। अक्सर पेशेंट्स ऐसे होता है कि इधर से सेफ एंड साउंड जाते हैं और घर जाके 3 दिन बाद या 4 दिन बाद रिपोर्ट करते हैं, तो वो क्या होता है कि उनके प्रिकॉशंस में कोई ना कोई खलल होता है, वो फॉलो नहीं करते, बिल्कुल फॉलो नहीं करते, तो इस वजह से भी समटाइम्स पेशेंट्स जो है कंप्लेन करते हैं। अदरवाइज प्रोफेशनल सेटअप से, प्रोफेशनल डॉक्टर से करवाया हो तो फिर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बॉडी पार्ट का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर आप प्रोसीजर लेते हैं और नहीं लेना चाहिए, वो डेंजरस होता है? ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है। थाइज हैं या आर्म्स हैं या बेली है। मैंने आपको बताया कि फुल बॉडी ट्रीटमेंट्स भी हमारे से पेशेंट्स लेते हैं, ठीक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप किसी अनप्रोफेशनल से करवाने हैं फिर मे भी हो सकता है, ठीक है, कि उसको नहीं पता कि कुछ हमारे पास स्पेसिफिक लेजर्स हैं, उन पे हमने स्पेसिफिक पार्ट्स पे, प्राइवेट पार्ट्स पे, तो हमने उस पे स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज रखनी होती है। अगर वो हम नहीं रखेंगे या उसको हाई कर देंगे तो फिर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कुछ पार्ट्स के लिए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उसको उसी तरह से ही लेके चलना चाहिए। अगर वो ना करें तो फिर उसमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कोई स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग, बर्निंग हो सकती है। अच्छा, यूजुअली मैंने भी ऐसी खवातीन को देखा है जिन्होंने ट्रीटमेंट्स ली हैं तो उसके बाद उनके फेसेस जो हैं वो स्वेल हुए होते हैं या बहुत सारा रेडनेस होती है, तो उसकी क्या रीजन होती है? बेसिकली कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जिसमें आपको विद इन टाइम के लिए थोड़ी सी रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, लेकिन वो उसका डाउन टाइम होता है। विद इन 1 to 2 आवर्स में या 1 डे में 24 आवर में वो रिकवर हो जाता है। अगर वो इन केस 24 आवर में भी रिकवर नहीं होता है और 1 to 2 आवर्स में भी रिकवर नहीं होता है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि प्रोसीजर्स को इतना टाइम हो गया, डाउन टाइम हो गया और हमारे अभी भी फेस पे मार्क्स हैं। अच्छा डॉक्टर इरफा, जैसे कि अभी आपने बात की हाइफू के बारे में, HIFU, तो इस तरह से एक RF भी है, तो वो क्या है बेसिकली? वो भी जो है हम ये फेस टाइटनिंग के लिए या किसी स्पेसिफिक पार्ट को स्ट्रेच करने के लिए यूज करते हैं। हाइफू जो है जिसकी तरह हम उसके 3 to 6 सेशंस रेकमेंड करते हैं, इस तरह से RF के हमें एटलीस्ट 3 to 8 करने पड़ते हैं। हाइफू में क्या होता है कि वो डेप्थ तक जाके काम करते हैं और RF रेडियो फ्रिक्वेंसी में क्या कहते हैं माइल्ड लेवल पे सिर्फ काम करते हैं, इसलिए इसको जो है थोड़ा सा इसका फौरन से इसका इंस्टेंट रिजल्ट आता है RF का, ठीक है। जैसे पेशेंट ने भी ट्रीटमेंट करवाया वो थोड़ी सा फेस को या बेली को स्ट्रेच जरूर फील करेगा, लेकिन इट्स टेम्परेरी। लेकिन जो हाइफू है वो क्या होगा कि परमानेंट रिजल्ट देगा, लेकिन वो उसका रिजल्ट थोड़ी देर बाद आएगा। हाइफू का ये है कि उसका रिजल्ट थोड़ी देर बाद आएगा, हाइफू का थोड़ी देर बाद आता है और RF का इंस्टेंट आता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। हाइफू का अगर देर बाद आता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा टाइम स्टे करता है। RF में ऐसा होता है कि पेशेंट ने अगर ट्रीटमेंट RF लिया तो फौरन से इसको स्ट्रेचिंग फील होगी, टाइटनेस फील होगी, लेकिन वो विद इन टाइम के बाद थोड़ा सा फिर डाउन हो जाएगा। हाइफू में ऐसा होता है कि थोड़ा सा टाइम, डेज उसमें लगते हैं रिजल्ट्स आने में पेशेंट्स को, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम पेशेंट स्टे करता है। इसी तरह से लाइपोसक्शन भी है, तो वो क्या है? बेसिकली लाइपोसक्शन में हम क्या करते हैं कि एक लाइपोसक्शन है और फैट ग्राफ्टिंग है। उसमें हम क्या करते हैं कि जिस एरिया पे ज्यादा फैट है उधर से हम एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू वहां से फैट निकालते हैं और फिर उस फैट को जो है हम सारा उसमें से जो अच्छे वाला फैट होता है वो निकाल के दूसरे उस पे पार्ट में लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारा प्रोसीजर है कि जिस एरिया पे ज्यादा फैट है उसमें से हम वो एक्स्ट्रा फैट निकाल लेते हैं। जितने भी ट्रीटमेंट्स आपने बताए हैं क्या ये पेनफुल है? इसमें से कुछ प्रोसीजर्स लाइट से पेनफुल हैं, बाकी जो है वो इतने पेनफुल नहीं है। कौन कौन सा है? जो हाइफू RF में तो बिल्कुल भी आपको पेन नहीं होती है, ठीक है। और जो फैट इंजेक्शंस हैं उसमें आपको लाइट सी होती है। बेसिकली हमने उसमें भी नाम क्रीम पेशेंट को अप्लाई की होती है, तो उसमें भी पेशेंट को लाइट सी पेन होती है। अदरवाइज हाइफू RF में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। यूजुअली ट्रीटमेंट्स के बाद जैसे मैंने बात की स्वेलिंग हो जाती है, स्कारिंग हो जाती है, तो अगर आप दोबारा क्लिनिक नहीं आ सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं क्लिनिक्स, तो वो घर पर क्या ले सकते हैं प्रिकॉशंस? बेसिकली वो फिर ये होता है कि वो ऑनलाइन कंसल्ट कर लेते हैं, फिर हमें पता लग जाता है कि पेशेंट किस कंडीशन में है। जिस कंडीशन में होता है फिर हमें पता चल जाता है कि पेशेंट ने क्या प्रिकॉशन मिस किया जिसकी वजह से ये इशू रिपीट हुआ या ये इशू आया है। तो वो फिर पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग हम ऑनलाइन डील कर लेते हैं कि अगर आप नहीं आ सकते या ट्रैवल कर गए हैं तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग बेसिकली आपको बताया कि हर ट्रीटमेंट के बाद प्रिकॉशंस है, सन एक्सपोजर से अवॉइड है, सन ब्लॉक के साथ है और एक्सरसाइजेज हैं, डाइट है, ये सब कुछ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर इरफा, हम इतना सुनते
सुनते हैं कि पानी पीना चाहिए, पानी पीने से वजन बहुत गिर जाता है, दिन में 10 गिलास पानी पिए, 12 गिलास पानी पिए, तो ये मिथ है या एक्चुअल में हेल्प करता है? बेसिकली अगर आप एक डिटॉक्स वाटर बनाते हैं तो इट्स इफेक्टिव, ठीक है, कि आप अगर डिटॉक्स वाटर बना लेते हैं तो उसके अंदर सारे वो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और उसको हर थोड़े घंटे बाद रीफिल करते रहते हैं और वही पानी आप रात सोने से पहले पीते हैं, तो वो विद इन मंथ्स में आपको जरूर रिजल्ट देगा। जैसे आपने फैट इंजेक्शंस की ड्रिप्स ली हुई है या कोई ट्रीटमेंट लिया हुआ, उसके साथ आप ये चीजें भी सेल्फ केयर में स्टार्ट कर देते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव है। अच्छा डॉक्टर, इफ ट्रीटमेंट्स तो एक तरफ, लेकिन जो नेचुरल वेज हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या कोई सप्लीमेंट्स हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए आप खा सकते हैं, वो क्या रिकमेंड करेंगे आप? बेसिकली हम पेशेंट्स को जो है वो डाइट के साथ साथ विटामिन ई, और आजकल आपने देखा होगा कि लोग पेशेंट्स जो हैं ग्लूटा की तरफ भी बहुत जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि विटामिन ई जो है वो कर देते हैं, विटामिन B12 रेकमेंड करते हैं। और आपने देखा होगा कि हेयर फॉल की वजह से बहुत ज्यादा पेशेंट्स को वो भी विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं, तो इसीलिए कुछ विटामिन जो सप्लीमेंट्स हैं हम देख लेते हैं कि कंसर्न क्या है, पेशेंट को ज्यादा किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो स्किन से या हेयर से रिलेटेड होते हैं तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग रिकमेंड कर देते हैं। विटामिन ई जो है वो हम कोलाजन के साथ जो है ज्यादा ऐड करवाते हैं। ओके, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को आज के टॉपिक के हवाले से? अपनी अगर आपने स्किन केयर रूटीन अच्छी कर लें, ठीक है, अपना सन ब्लॉक अच्छा कर लें, अपने नाइट केयर रूटीन में अक्सर मेल्स एंड फीमेल्स क्या करते हैं कि सारे दिन का जो डस्ट होती है या चूल्हे के आगे पेरेंट्स मदर्स जाती हैं तो क्या होता है कि रात को मुंह धो के नहीं सोती, तो सारा जो दिन का गंद होता है फेस पे लगा रहता है, ठीक है, इसलिए बेसिकली ये एंटी एजिंग बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आप रात को चेहरा लाजमी धो के सोएं और एक अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें और दिन में जो है सन ब्लॉक को हर 4-4 घंटे के बाद लगाएं। डॉक्टर इरफा, अभी आप बात कर रही थी डिटॉक्स वाटर की, तो डिटॉक्स वाटर में क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए? बेसिकली डिटॉक्स वाटर फॉर अगर वेट लॉस आप यूज करें तो और ग्लोइंग स्किन में यूज करें तो उसमें आप क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं, मिंट ऐड कर सकते हैं, और फॉर वेट लॉस जो है उसमें आप जिंजर ऐड कर सकते हैं। और उसको मैंने आपको बताया कि हर घंटे बाद अगर जैसे आपने आधी बोतल हुई है तो उसको फिर थोड़ी देर बाद रीफिल कर लेना है ताकि रात तक वो पानी चलता है और सुबह नई बोतल बना लें उसको, और जैसे ही आप उस बोतल को बनाते हैं एटलीस्ट उसको 1 घंटा 2 घंटा रखें और उसके बाद उसको पीना शुरू करते हैं। Well, thank you so much, Dr. Irfa, for joining us and shedding light on such an important topic for all of us. Thank you so much. और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।